Hello students, in this presentation we will discuss about the scope of studies. तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज की। ठीक है, तो स्कोप का मतलब है कि हम एनवायरमेंट स्टडीज के क्या क्या स्कोप हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी ह्यूमन हेल्थ हो गई, या फिर अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हमें पीपल को, जनरेशन को अवेयर करना है, कैसे हम ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट फील्ड से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूशंस हैं या जो होने वाले डिजास्टर्स हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं with the interaction or the levels endangering the existence of the humanity। तो इस यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में हम यही डिस्कस करेंगे about the scope of the environmental studies। ठीक है, तो जो स्कोप है एनवायरमेंटल स्टडीज के, तो कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे, कुछ फॉलोइंग आपकी फील्ड्स हैं जिसमें उनको कंसिडर्ड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ न्यूमरस ऑटोनॉमस कुछ एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं, वर्क है जो इसके रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो जो हमारा सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ गाइडेंस हमें प्रोवाइड करी हैं कि कैसे हम होने वाले नेचर से रिलेटेड या जो हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले जो कुछ इश्यूज हैं हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या जो होने वाले जितने भी पोल्यूशंस हैं उनके लेवल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग करें, या कुछ हम ऐसे मैटर्स को, कुछ ऐसी मीटिंग्स करें, या कुछ हम ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम सेटअप करें जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें, कैसे बैलेंस कर सकें इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरनमेंट में, और कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इकोसिस्टम से हम समझते हैं कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इधर वो बायोटिक हैं या कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो हमें कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे हमें अपने इकोसिस्टम को मैनेज करके चलना है, कैसे उनके फंक्शंस को हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, की वो सब चीज़ें ख़त्म भी ना हो, हमारा काम भी चलता रहे और वो सारी चीज़ें हमारी अर्थ पर बैलेंस रहें। थर्ड पॉइंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी पब्लिक अवेयरनेस है जो लगातार उस पर रिसर्च कर रही है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रही है जिससे कि हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ गवर्नमेंटल बॉडीज भी हैं इसमें जो कि इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें लिए गए हैं जिससे हम अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिक्रीज कर सकें या पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकें। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिसको हम डिक्रीज कर सकें। ठीक है, या जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे आपका फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, या फिर हमारा कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मरीन लाइफ है एटसेट्रा, इनको हमें कैसे कंजर्व करके रखना है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकें। तो द कंजर्वेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड सस्टेनिंग फॉरेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। फिर सेकंड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैज स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज। तो हमें इस स्टडी में यही हमें पढ़ना है कि क्या उसका स्कोप है और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री स्कोप। तो जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक डाइवर्स रोल प्ले किया है इसमें कि प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे इसके नेचुरल रिसोर्सेज को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो डे बाई डे जो भी हमारा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल रिसर्च है या जो डेवलपमेंट डिवीज़न है उसको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको ऐसे रेगुलेट कर सकें जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक। तो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वो हमारा ऑफर करता है एज ए वाइड स्कोप इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एवरीवन है उसको, हर किसी को, इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, और उसको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल है वो एक मेन यहाँ पे पॉइंट है, एक मेजर रोल है जिसे हमें कंट्रोल करना है ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा, उसके लिए हमें कुछ एनजीओज करने पड़ेंगे, यानी कि जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे कुछ अपने प्रोग्राम सेट करें, कैसे कुछ स्कीम्स करें, ठीक है, कैसे उसको डेवलप करें जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने मेजर स्टेप्स को वो उठाए, ठीक है। तो जो स्टडी है, स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल साइंसेज इज ए वाइटल फॉर द social development. So in next slide we will discuss about the need for public awareness. तो हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को रोक सकें, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे एयर पोल्यूशन है या जो नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है या मरीन पोल्यूशन है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, जिससे होने वाली कुछ हज़ार्ड्स हैं या जिनसे हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो एक क्या है, हमारी एक अलार्मिंग सिचुएशन पर है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है और उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है। तो उसके लिए कुछ नेसेसिटी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेक अवेयर ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हमें लोगों को बताना है कि हमें अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग हमें जागरूक होना है। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं रहेगा, उसी में वही इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा, हमें उसके रिसोर्सेज यूज़ करने को नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है, जो ह्यूमन हेल्थ है, वो इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, वो इट कैन लीड टू ए सीरियस एंड पैरल हेल्थ इश्यूज एंड एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर फॉर दिस। तो हर सिटीजन को इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक करंट इशू बना हुआ है जिसको हमें किसी भी तरह से कंट्रोल करना है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रही है, इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस है या आपका कोल है, ऑयल है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या एमिट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती हैं, और जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि उसकी जो सतह है वो घटती जा रही है। अब जब सतह घट रही है तो उससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हम नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर हम देखते हैं कि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, हर साल हमें ऐसा लगता है कि इस साल ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या रीजन है उनके पीछे, यही रीजन है क्योंकि जो सन से आने वाली जो डायरेक्ट रेज हैं, जो यूवी रेज हैं, वो डायरेक्ट हमें इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को हमें कंट्रोल करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें पब्लिक को अवेयर करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमें कहीं ना कहीं इनको सॉर्ट आउट करना है। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, यानी कि लोगों का
शहरों की तरफ उनका माइग्रेशन करना, तो गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, वैसे ही वो सोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमारे जो पेड़ हैं वो तेजी से कट रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से एसिड रेन्स हो रही हैं, या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सबको बचाने के लिए, इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए एक पॉइंट है सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिनको हमें बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे पास, हम कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उसको भी हमें रोकना है। ठीक है, तो एवरीवन इज प्राइमरीली वरीड अबाउट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये भी सब अलार्मिंग स्टेज पर है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। जैसे इंडिविजुअल्स हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज है इन सब चीज़ों की, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिविलाइज्ड नहीं है, या जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हमें कंट्रोल करना है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेड सोर्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इंडिविजुअल्स हैज एक्नॉलेज एंड एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग स्कीम्स। तो हमें जो फैमिली प्लानिंग स्कीम्स हैं उसको हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे हम रिजॉल्व करें अपनी फूड की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटेड सोर्स एक्सप्लॉयटेशन की कैसे हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स हैं उनको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जो कॉमन पीपल्स है, जो पब्लिक है, उसको हमें इस चीज़ के लिए अवेयर करना है, यानी कि पब्लिक को अवेयर करना है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या करना है, हमें पीपल को अवेयर करना है रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, की कैसे हमें ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे हम उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ओनली इन दिस वे वी कैन सेफ गार्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन काइंड ऑन दिस अर्थ। तो इस अर्थ को हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द माइंडसेट। तो माइंडसेट मतलब हमें अपना लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, कुछ अपने व्यू पॉइंट्स को चेंज करने पड़ेंगे टू मेंटेन द एनवायरनमेंट और मेक ए हेल्दी सोसाइटी। यानी कि अगर सोसाइटी को हमें डेवलप करना है या फिर एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, तो हमें अपना माइंडसेट और लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स। मतलब जो हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए हमने जो प्लान्स करे हैं, हमने जो प्लान्स बनाए हैं, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट कराना होगा टू द पब्लिक। और पब्लिक को उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हम उन प्रोटेक्शन प्लान्स को कंडक्ट करवा के हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा कि हमें कैसे अपना पब्लिक को अवेयर करना है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। So in this slide we will discuss about the institutions for environment protection. तो कुछ institutions बनाए गए हैं environment के protection के लिए, और उन institute में सिर्फ और सिर्फ environment से related ही education दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ institutions हैं जो एनलिस्ट मैंने किए हैं। फर्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और and this is relocated incorporated in the year 1969 में ये मुंबई में बनाया गया, लेकिन later it was relocated its headquarter to न्यू दिल्ली। फिर बाद में न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, तो इसकी कुछ बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, एंड एट द इनिशियल पीरियड इन्होंने वाइल्ड लाइफ एजुकेशन को इन्होंने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, उसके रिगार्डिंग इन्होंने लोगों को अवेयर किया। उसके बाद इन्होंने कुछ फंक्शंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए जिसमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड इसमें स्टडी दी जाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी हमारा न्यू दिल्ली में है,
और इट्स ऑल्सो नोन एज द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरटेकिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाया, कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करी, कुछ कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने कंडक्ट करी, जो कि क्या करते थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये अपनी नॉलेज को वहाँ पर एम्फेसाइज करते थे और लोगों को टीच करते थे कि हमें कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड है हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको BNHS भी बोलते हैं, एंड इट इज लोकेटेड इन द मुंबई। तो 1883 में सबसे पहले कुछ 6 इंडिविजुअल्स लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे 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 करके ये जो ग्रुप है ये इतना फैलता चला गया और अब ये एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से जाना जाता है मुंबई में, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कहाँ पर है, ये पुणे में लोकेटेड है और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और प्रोवाइड किया 135 स्कूल्स को, कुछ इन्होंने अपने टीचर्स अंडर ले लिए, कुछ ट्रेनिंग इन्होंने स्टार्ट करी, जिसके थ्रू इन्होंने 135 स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स थे उनको टीच किया रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स। और इन्होंने कुछ रिसर्च प्लान्स भी बनाए, कुछ इन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई जो कि बायोडाइवर्सिटी को और उसके कंजर्वेशन पर एम्फेसाइज करते थे। नेक्स्ट है हमारा CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर। ये कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई में, एंड इट वाज ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1988। ठीक, एंड इट स्ट्राइव्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन एमंग द कॉमन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो जो कॉमन पीपल हैं या जो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने इसको स्प्रेड किया और लोगों को अवेयर किया रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड इट्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद। ठीक, तो इन्होंने भी ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ और इट्स अ बिग सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और इन्होंने कुछ कंडक्ट किए वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्शन एंड डेवलप्स। तो इन्होंने भी एजुकेशन मटेरियल को, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एजुकेशन है, उसको प्रोमोट किया इन बिटवीन दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड सेवा निधि। ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है और ये कब इसका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स थे, कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अरेंज किया, कुछ इन्होंने स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्होंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन वर्कबुक प्रोग्राम को स्टार्ट किया टू टीच द पीपल एंड टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI भी बोला जाता है। तो ये हमारा ये कब बना, ये स्टैब्लिश हुआ 1890 में, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और जिसको इनकॉर्पोरेट किया है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स कोलकाता ने। ठीक, और इन्होंने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इन्होंने कंडक्ट कराए तो जो कि आज बहुत हेल्पफुल है हमारे रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज में। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑपरेशन था इन्होंने ये सबसे पहले 1939 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद किसी वजह से ये शट डाउन हो गया था। देन इट वाज रीओपन इन दी 1954 और उसके बाद इन्होंने कुछ सर्वेस किए, कुछ इन्होंने प्लांट रिसोर्सेज किए, कुछ मीटिंग्स करी या कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जिससे ये अब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और it is also known as for the environmental studies and their protection awareness to the people. Next is बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI के नाम से भी जाना जाता है, और 1890 में ये हमारा इनिशिएट हुआ था। देन कोलकाता में रॉयल बॉटनिकल गार्डन नाम से ये हमारा स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या था 1939 में ये किसी वजह से शट डाउन हो गया था, लेकिन बाद में इसको रीओपन किया गया इन 1954 और बहुत सारे कंडक्ट्स, इंस्पेक्शन और सर्वेज यहाँ पे स्टार्ट हुए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा सलीम
अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो इसको ये है डॉक्टर सलीम एंड ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ नेचुरल ड्रीम या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट को उन्होंने फॉर्म किया जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से बचा सकें। तो एक सोसाइटी थी, सो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज बीइंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको BNHS नाम से भी जाना जाता है। तो इवेंचुअली ये डेवलप हुई और इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमें कैसे अपने पर्यावरण को, कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूट था ये 1916 में ओपन हुआ एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कमीशन टू परफॉर्म एज वेल ऑर्डर और कोहेरेंट सर्वे। तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्टिन्यूटी में इन्होंने एक सर्वे किया जिसकी वजह से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को और कहीं ना कहीं हमने फॉरेस्ट को कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है इन इंडिया में। तो इसका नाम था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जू है, तो जू यानी कि वाइल्ड लाइफ भी आ गई उसमें और हमारे उसमें कुछ फॉरेस्ट भी आ गए। तो ये सारे कुछ सर्वेज थे, ये कुछ इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने कि लोगों को अवेयर किया कि हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। Next in this slide we will discuss about the importance of environmental studies। तो क्या इम्पोर्टेंस है environmental studies की वो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है या कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम करें, जिससे कि हमें एक प्योर फॉर्म में हमें अपना फूड या एग्रीकल्चर से जो भी क्रॉप हमें प्रोवाइड हो रही है उसे हम प्योरली फॉर्म में हम उसको ले सकें। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम लोगों को प्रोमोट करें, उनको डिफरेंट मेथड्स बताएं, कुछ ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स बताएं, कुछ हम मीटिंग्स कंडक्ट करें जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। कुछ ऐसी हमें स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांसिंग क्वालिटी एजुकेशन। कैसे हम जो एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी है उसको कैसे एडवांस कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हम अगर साइंस है, कैसे मैथमेटिक्स है, कैसे ज्योग्राफी है, जो भी हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ी थी, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज एंकरेजिंग प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें लोगों को एंकरेज करना है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग ऑफ देयर इनकलकेटिंग वैल्यूज। स्किल्स हैं या जो भी नॉलेजेस हैं, पीपल्स को एंकरेज करें रिगार्डिंग द सपोर्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग जॉब्स इन द एनवायरमेंटल फील्ड। अगर हम जॉब्स को क्रिएट करें अपने एनवायरनमेंट फील्ड में तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जो पीपल्स हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको एक पैसा कमाने का ज़रिया मिलेगा। ठीक है, तो जब पैसा कमाने का ज़रिया मिलेगा तो वो अपने आप ही उन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे, यानी कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगी। तो इसके लिए हमें कुछ स्किल्ड और ट्रेन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अपनी सोसाइटी में कंडक्ट कराने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। In next slide we will discuss about the challenges of the environmental studies। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा राइजिंग पॉपुलेशन। तो जो राइजिंग पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे पर्यावरण की। तो जो पॉपुलेशन रेट है वो ग्रोइंग हमारा एनुअली कैसे बढ़ रहा है, 2.11% के दर से बढ़ रहा है। इट मीन्स कि
17 मिलियंस पीपल जो है वो एवरी ईयर ऐड हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो आप खुद सोच सकते हैं जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, और मतलब कितना बर्डन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, कितनी तेजी से वो खत्म होते जा रहे हैं, कितनी तेजी से सब उनको यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को बचाना है। तो ये एक बिगेस्ट इशू है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है which mankind is facing today is to control the population। तो सबसे पहले जो चैलेंज है रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज वो है राइजिंग पॉपुलेशन का। सेकेंड इज पॉवर्टी। तो जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया में क्या है, जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रहा है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली इंडिया इज फ्रिक्वेंटली बीइंग डिफाइंड एज अ रिच लैंड विद पुअर पीपल। जो हमारी लैंड है वो तो रिच है अगर हम इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें। ठीक है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम पीपल की बात करें तो जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पुअर हैं। ठीक, तो जो पॉवर्टी है इट्स अ मेन चैलेंजेस और मेन प्रॉब्लम इन डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करें तो एक चैलेंज है और इसको हमें जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जो नॉर्मल सेक्शन है ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड है, हमारी नेचर पर डिपेंड है। किस चीज़ के लिए, जैसे फ्यूल हो गया, या फूड है, शेल्टर है, फॉडर है, एटसेट्रा, वेजिटेशन है, फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम पूरी तरीके से हम अपने नेचर पर ही डिपेंडेंट हैं, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इन्वायरमेंट से या नेचर से प्राप्त होती हैं। तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, और जो चैलेंज है बहुत बड़ा पॉवर्टी का, वो हमें जल्दी से जल्दी ओवरकम करना चाहिए फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो डिग्रेडेशन है वो बहुत तेजी से होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ। हमें अपनी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जो ह्यूमंस हैं वो मस्ट बी शुड बी कन्वर्जेंट विद द टेक्निक्स। वो टेक्निक से कन्वर्जेंट होने चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अब तो इतनी साइंस इतनी एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स हैं जिनसे हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी उसको इन्हांस कर सकते हैं। जो सॉइल है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आजकल खाद हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, तो उससे हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो वीडीसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें नाइट्रोजन लेवल कम हो, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, बट दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, और उनका कोई ह्यूमन हेल्थ पे कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट है वो ऑब्वियसली हम पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर और ट्रीज पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि हमें सारा वेजिटेशन उनसे मिलता है, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, या टिम्बर है, लकड़ी है, तो वो सब हमें किससे मिल रहा है, फॉरेस्ट से ही तो मिल रहा है। तो उसको हमें कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो ड्यू टू द राइज इन द डिमांड ऑफ वाटर, सो प्रपोजल्स आर मेड टू कनेक्ट द रिवर्स विद लार्ज इरिगेशन स्कीम्स। तो हमें अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर की सप्लाई बढ़ानी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट है, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है, इट इज ऑल्सो एन अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री, या फिर वर्ल्ड की भी आप कह सकते हैं। तो इन द प्रेजेंट डे क्या है, जो लैंड है वो हमारी कम है, वो डिग्रेड होती जा रही है, और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इन्हांसिंग, फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारी
नेक्स्ट पॉइंट है रीओरिएंटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे रीओरिएंट करना है, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या हम उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, कैसे पीपल्स को एजुकेट कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हमें बेटर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉर द इनिशिएटिंग प्रॉपर मेजर्स एंड द स्टेप्स। तो इसके लिए हमें प्रॉपर मेजर्स लेने हैं, कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट टाइम जो सेवरल वाइल्ड जेनेटिक पॉपुलेशंस है वो क्या हो रही है, हैज बीन वैनिशिंग फ्रॉम द नेचर सच एज एशियाटिक लायंस। जैसे हमारे शेर हैं, जो लियोपार्ड्स हैं, जो एशियाटिक लायंस हैं, वो हमारी अब एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुके हैं, यानी कि ये जो जातियां हैं ये बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। तो हमें इनको सेव करना है, हमें इनको कैसे बचाना है, एनिमल्स को, हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जियोग्राफिकल पार्क्स हैं या जो नेशनल पार्क्स हैं, उनके थ्रू हम इस बायोडाइवर्सिटी को या इस वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे कुछ बायोस्फीयर्स बने हुए हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन, यानी कि हमें अर्बनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं रोकना है। जैसे पीपल हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम द पुअर लैंड, यानी कि गांव से वो शहरों की तरफ उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो उसको हम जितने जल्दी रोक सकते हैं वो भी हमारा एक मेजर, एक हेल्पफुल स्टेप है इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा एयर एंड वाटर पॉपुलेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो कैसे हम एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकें, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या एफर्ट्स हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, है ना। जैसे आपको भी पता होगा कि अभी गंगा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट कितनी बार स्टेप्स ले चुकी है, लेकिन अगेन एंड अगेन इट बिकम्स पॉल्यूटेड। तो ये ऐसे सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कॉन्टिन्यूस करना चाहिए। हमें एयर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो चिमनीज़ हैं उनको हम ऐसे मॉडिफाई करें कि उसको वो पॉल्यूट ना करें एयर को, या वो वाटर को पॉल्यूट ना करें। क्योंकि अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो उसमें रहने वाले जितने भी रिवर्स हैं या जो आपके जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, तो मरीन लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा क्या क्या स्कोप है एनवायरनमेंट स्टडीज़ की, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या चैलेंजेस हैं, ठीक। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस presentation, and in the next presentation we will discuss about the natural resources. Thank you so much.